स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 में कुछ ऐसे टॉपिक और उससे रिलेटेड आंकिक प्रश्न जिस पे आप पूर्णतः विश्वास कर सकते हो कि ये बोर्ड के एग्जाम में आपको कुछ अच्छा नंबर दे देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे उस टॉपिक के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा जिसमें उस टॉपिक को विस्तार से बताया गया। ठीक है, और लेकिन आज यहाँ हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ आंकिक प्रश्न देखने वाले हैं। चलो, तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आंकिक प्रश्न जो देखेंगे वो देखो क्या 2022 में पूछा गया था और ये कह रहा है कि स्वप्रेरक गुणांक की परिभाषा दीजिए। और ये सबसे पहले स्वप्रेरक गुणांक का परिभाषा देना है। तो आप स्व प्रेरक गुणांक का परिभाषा दे सकते हो कि यदि किसी कुंडली में हम धारा प्रवाहित करें और उसी कुंडली में एक धारा प्रेरित हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्वप्रेरक गुणांक कहते हैं। ठीक है, और स्वप्रेरक गुणांक के लिए अगर फॉर्मूला बनाना चाहो तो आप सबसे पहले कुंडली कंप्लीट करोगे। तो ये देखो, ये हमारी एक कुंडली है। हम एक कुंडली ले लिए और इस कुंडली में क्या किए जी, एक धारा नियंत्रक जोड़ दिए। धारा नियंत्रक विस्तार से देखना हो तो आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा उस वीडियो को देख लेना, वहीं से आपको क्या होगा, इसका विस्तार से पूरा में एक। और यहां पे हम क्या करेंगे, और यहां पे एक बैटरी जोड़ देंगे। क्या जोड़ते हैं, बैटरी। ठीक है, और यहां पे एक कुंजी जोड़ के अब इसको कंप्लीट कर लिए। अब कंप्लीट करने के बाद जैसे ही कुंजी को क्या करोगे, ये कुंजी को क्या करते हो जी, कुंजी को जैसे ही क्या करते हो, ऑन करते हो। कुंजी को ऑन करोगे तो धारा धन सिरे से प्रवाहित होगी, यानी वैद्युत धारा इस सर्किट में ऐसे प्रवाहित होने लगती है। अब वैद्युत धारा जब प्रवाहित हो रही है, मान रहे हैं इसमें आई एम्पीयर की वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। आई एम्पीयर की जब वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी तो जैसे ही धारा प्रवाहित होती है, इस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसकी दिशा क्या होती है, वैद्युत धारा के विपरीत। अगर धारा का मान बढ़ा रहे हो तो प्रेरित वैद्युत धारा इधर की तरफ प्रवाहित होगी, और धारा का मान घटा रहे हो तो प्रेरित प्रेरित जो वैद्युत धारा होगी वो क्या होगी, इधर की तरफ प्रवाहित होगी। ठीक है, आप इसके बारे में पूरा पढ़े हो, बताया गया है। उसके लिए हमने बताया कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया जाएगा, जाके उसको देख लेना। ठीक है, अगर इतना एम्पीयर की धारा प्रवाहित कर रहे हो तब इसमें अगर हम कहें कि इसमें प्रत्येक फेरे में जो उत्पन्न फ्लक्स है वो कितना है, फाई बी है, और इसमें फेरों की संख्या कितनी है, यन है, तो फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या कितनी होगी, यन फाई बी होगी, जो क्या होती है, इस कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुकंपाती होती है। तो आप इसको लिख सकते हो यन फाई बी इज इक्वल टू यल आई, जहां पे यल आपका एक क्या है, नियतांक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वप्रेरक गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो यहां से यल एन फाइव इज इक्वल टू एल आई हो गया। और एक क्वेश्चन आपको पहले बताया गया है, उसमें बताया गया किसी कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है उसके लिए सूत्र क्या होता है, ये होता है E इज इक्वल टू माइनस यन, और ये होता है डेल्टा फाइव बी या डी फाइव बी, और पानी होता है डेल्टा टी। क्लियर, बात समझ में आ रही है। जब इतना कुछ समझ में आ रहा है तो एन को अंदर भेज दो, तो E इज इक्वल टू मिलेगा E इज इक्वल टू मिल जाएगा, ये होगा डेल्टा एन फाइव बी अपान डेल्टा टी। और आप देख रहे हो कि एन फाइव बी का वैल्यू क्या है, एल आई है, तो आप यहां से लिखोगे E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एल आई अपान डेल्टा टी। यल को बाहर निकाल लो तो E इज इक्वल टू माइनस यल, और ये होगा डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। हम यहां से यल का सूत्र ज्ञात कर लेंगे, तो ये माइनस इधर जाएगा तो माइनस ई, इसको ऊपर भेजोगे तो होगा डेल्टा टी अपान डेल्टा आई। अब देखो, किसी भी कुंडली में स्व प्रेरण ज्ञात करने के लिए हमको ये सूत्र मिल गया। कंप्लीट, यहां तक कंप्लीट। तो यही कह रहा था, सिर्फ इसमें इसका क्या कर देना, आपको इसका परिभाषा दे देना है, जो हमने बताया वो परिभाषा दे दोगे। और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया है, कर यदि कुंडली में वैद्युत धारा 5 मिलीसेकंड में 2 एंपियर से 12 एंपियर हो जाती है, यदि कुंडली का प्रेरित वैद्युत वाहक बल 48 वोल्ट है, तो कुंडली में स्वप्रेरक गुणांक ज्ञात कीजिए। यानी यल का मान आपसे पूछ रहा है। तो जब यल का मान पूछ रहे, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। इसके लिए हमने बताया वो सूत्र कहां से आता है, वो आपको दिखाने के लिए इतना बनाया गया है। ठीक है, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। चलो, अब देखो, जब इसको इरेज कर दिया गया तो इसमें देखोगे सबसे पहले क्या दिया, वैद्युत धारा, यानी कि कह रहा वैद्युत धारा का मतलब क्या हुआ, डेल्टा आई दे दिया है आपको। तो यहां पे दिया हुआ है डेल्टा आई इज इक्वल टू, ये कह रहे 5 मिली सेकेंड, और मिली सेकेंड को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की घात -3 का गुणा कर दो, तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, सेकेंड में।
और ये कह रहा है कि 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाता, परिवर्तन हो रहा है। जब परिवर्तन हो रहा है तो आप क्या ज्ञात कर लोगे, डेल्टा, देखो सॉरी ये मिली सेकेंड है ना जी, सेकेंड की बात किया है, सॉरी। तो ये डेल्टा टी बराबर आपको दिया है 5 मिली सेकेंड, यानी तो 5 गुणे 10 की घात -3 अभी होगा सेकेंड। और उसके बाद से वैद्युत धारा यानी डेल्टा आई का वैल्यू कर रहा है तो 12 एम्पियर हो जाता है, कितना से 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाता है। तो परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो आप परिवर्तन लिखोगे तो क्या 12 - 2 यानी या 2 - 12 भी लिख सकते हो यहां पे, ठीक है। तो ये लिख सकते हो 2 - 12 इज इक्वल टू -10 एम्पियर। बात समझ में आई? अब रख दो और यहां पे दिया हुआ है क्या, वैद्युत वाहक बल E बराबर 48 वोल्ट। बात समझ में आई? जब इतनी बात समझ में आ गई हो तो आप L इज इक्वल टू -E यानी 48 इंटू डेल्टा टी का वैल्यू 5 × 10⁻³ अपान डेल्टा आई इसका वैल्यू -10। ये देखो माइनस से माइनस कैंसिल, इससे इसको डिवाइड करोगे 2 बार में कटेगा, इससे इसको डिवाइड करोगे 24 बार में कटेगा। तो आपको यहां L इज इक्वल टू मिला 24 × 10⁻³ हेनरी। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं ना? इतना भी आंसर लिख सकते हो। अगर मानक रूप में लिखना चाहो तो इसको लिखेंगे क्या 2.4, जब इसका 10 इसमें जाएगा एक तो होगा 10⁻²। अगर घात प्लस में होता तो 4 हो जाता, माइनस में है तो -2 अभी होगा आपका हेनरी। बात समझ में आई? तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं, आप उसको जरूर तैयार करो। तो यहां पे आप इस कंप्लीट ये वाला जो पोर्शन दिया है स्व प्रेरक गुणांक का, उसको कंप्लीट तैयार कर लो और उससे इस तरीके के जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको भी आप तैयार कर लो, ठीक है। अगर इतना आप सब कर लेते हो तो आपको यहां से 3 नंबर में भी पूछा जाता है और 5 नंबर में भी। एक्चुअली ये पूछा गया है 3 नंबर में, जब ये 3 नंबर में पूछा गया तो 3 नंबर तो आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलो यहां तक नोट कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, यहां तक नोट कर लिए, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब देखो ये वाला बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ये वाला बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो करे 1.5 अपवर्तनांक वाले एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है और 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में लेंस को डुबोने पर उसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति बता दो। एक लेंस अवतल लेंस था जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर थी। अगर अब उसको क्या कर रहे हैं, दूसरे मीडियम में हम डुबो रहे हैं, द्रव में डुबो रहे हैं जिसका अपवर्तनांक 1.6 है, तो आपसे पूछ रहा है कि लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति क्या होगी। तो आप एक लेंस मेकर सूत्र पढ़े होंगे, तो लेंस मेकर सूत्र से ये बनेगा और लेंस मेकर सूत्र होता है आपका कितना, ये होता है 1/f इज इक्वल टू ये होता है n-1 इंटू 1/r1 - 1/r2। अगर फिगर बनाओ तो कौन सा लेंस है जी, अवतल, तो अवतल लेंस देखो ये अवतल लेंस है, ठीक है। और इसको 1.5 अपवर्तनांक और इसका अगर हम निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात करें, सापेक्ष नहीं निरपेक्ष अपवर्तनांक यहां पे दिया हुआ है, तो इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या 1.5 है, ठीक है। तो 1 पॉइंट यानी कि वायु के सापेक्ष इसका अपवर्तनांक 1 पॉइंट क्या है 5 है। तो और यहां पे देखोगे इसमें इसकी भी वक्रता त्रिज्या होगी, इसकी भी वक्रता त्रिज्या होगी, यही आपके R1 व R2 है, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले देखो अवतल जो लेंस होता है उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो इसकी अवतल लेंस की फोकस दूरी इधर होती है तो ऋणात्मक होगी। तो आप यहां पे उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दी गई है, तो 1/-20 इज इक्वल टू n का वैल्यू इसके लिए दिया 1.5, तो 1.5 - 1 और ये वैल्यू उतना ही लिखोगे 1/r1 - 1/r2। क्लियर? अब इसको माइनस करोगे तो 0.5 आएगा और इसको इधर भेजोगे तो होगा कितना -1/20 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 1/r1 - 1/r2। तो आप यहां करके लिख लो, क्या लिखोगे 1/r1 -
R2 इज इक्वल टू, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा भाई, ये दो जीरो दे दिए 5/2 यानी 10 माइनस 1/10। चलो 1/R1 माइनस 1/R2 का वैल्यू -1/10 मिल गया। क्लियर। और अब कह रहा है कि ये जो लेंस था, इसी लेंस को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ऐसे द्रव में डुबो रहे हैं, एक ऐसे द्रव में डुबो रहे हैं जिसका अपूर्णांक 1.6, तो पहले अपूर्णांक 1.5 था, अब अपूर्णांक 1.6 है, तब इसका निरपेक्ष अपूर्णांक कितना होगा। हम मान लेते हैं कि इसका निरपेक्ष अपूर्णांक n डैश है, तो n डैश का वैल्यू क्या होगा, पहले अपूर्णांक यानी 1.5/1.6। बात समझ भाई। और नया फोकस दूरी का रहा कितना होगा, तो हम फोकस दूरी के लिए कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि इसकी फोकस दूरी, मान लेते हैं कि इसकी फोकस दूरी कितनी है, f डैश हो जाएगी। तो 1/f डैश इज इक्वल टू ये n डैश कितना, n डैश -1 इंटू इसकी वक्रता त्रिज्या नहीं बदलेगी क्योंकि वो फिक्स होती है, 1/R1 माइनस 1/R2। क्लियर। तो यहां पे क्या मिलेगा, 1/f डैश इज इक्वल टू, इसका वैल्यू देख लो 1.5/1.6 -1, और ये वाला पॉइंट देखो 1/R1 माइनस 1/R2 का वैल्यू माइनस ये 1/10। क्लियर। अब इसको हल करो, 1/f डैश इज इक्वल टू, इसको हल करोगे तो 1.5 माइनस 1.6, तो ये दे देगा -0.1 अपान 1.6 इंटू -1/10। तो माइनस से माइनस क्या होगा, या गुणा करके कह सकते हो प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो 1/f डैश इज इक्वल टू, ये देखो इसका इसमें गुणा करोगे तो कितना मिलेगा, या दशमलव है तो इसको लिख सकते हो 1/16 गुणे 1/10, ये मिलेगा 1/160। तो ये दे देगा f डैश इज इक्वल टू 160। तो देखोगे ये जो आया है, फोकस दूरी की बात करें तो फोकस दूरी कितना हमको मिलेगा, 160 सेंटीमीटर। लेकिन इसकी प्रकृति की बात करें तो जैसे ही पहले की बात करें तो ये अवतल लेंस की भांति कार्य कर रहा था, क्योंकि इसकी फोकस दूरी हम लोग देख रहे थे अवतल लेंस की भांति कार्य कर रहा था, तो इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक लिए थे। लेकिन हल करने के बाद इसकी जो फोकस दूरी आई है, इसको द्रव में डुबोने पर, ठीक है, तो वो क्या आ गई है, धनात्मक आ गई है। तो इससे ये पता चलता है कि ये इसकी जो प्रकृति है बदल गई, पहले अवतल था, अब ये काम करने लगा उत्तल की भांति। किसकी भांति, उत्तल की भांति काम करने लगा। तो जब ये उत्तल की भांति करने लगा तो ये इसकी प्रकृति हो जाएगी। बात समझ में आ रही। तो आप दो क्वेश्चन बताया गया है, दोनों क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लो, और दोनों देखना 2022 में दिया गया है, और ये भी 3 नंबर में पूछा गया था, इसके पहले वाला क्वेश्चन भी 3 नंबर में पूछा गया था, और बहुत ही आसान है क्योंकि इस लेंस मेकर सूत्र से ऐसा होता ही नहीं है कि कोई क्वेश्चन ना बने। ठीक है, तो आप दोनों टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लो, और इससे जो आंकिक प्रश्न बन रहे हैं उसको भी तैयार कर लो।